नमस्कार दोस्तों, तिवारी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में भाषा विज्ञान की पाश्चात्य परंपरा इसको समझ लेंगे। तो समझ लेते हैं कि भाषा विज्ञान का सूत्रपात किस प्रकार हुआ। भाषा विज्ञान एक आधुनिक चिंतन की संकल्पना है जिसका सूत्रपात सर विलियम जोन्स के संस्कृत, लैटिन और ग्रीक के तुलनात्मक अध्ययन से हुआ। तो ये क्लियर हो गया कि भाषा विज्ञान का जो सूत्रपात किए तो वो सर विलियम जोन्स ने किए, और इसके लिए एक पद्धति आता है तुलनात्मक अध्ययन का। अर्थात इसमें क्या होता है, दो से अधिक भाषाओं का एक साथ में तुलना किया जाता है ना, जिसको हम लोग तुलनात्मक भाषा विज्ञान के नाम से भी जानते हैं। तो सर विलियम जोन्स ने संस्कृत, लैटिन और ग्रीक भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन से भाषा विज्ञान का सूत्रपात किया। अगर भारत का बात करें तो भारत में भाषा वैज्ञानिक चिंतन के रूप में शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण आदि का प्रचलन तो अति प्राचीन रहा है, किंतु आधुनिक भाषा विज्ञान की रूपरेखा पाश्चात्य चिंतन की ही देन है। भाषा चिंतन की परंपरा आधुनिक और बिल्कुल नई तो नहीं कह जा सकती, काहे कि प्राचीन काल से ही ये चिंतन का विषय रहा है। भाषा के अध्ययन का प्रारंभ सर्वप्रथम यूनान में हुआ है ना। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु आदि विचारकों ने भाषा विज्ञान को प्रश्रय दिया। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में भाषा विज्ञान का सूत्रपात अमेरिकी भाषा वैज्ञानिक ब्लूमफील्ड तथा जेनेवा स्कूल के फर्डिनेंड द सस्यूर से माना जाता है। अर्थात ये कह सकते हैं कि ये ब्लूमफील्ड और सस्यूर है ना, इन लोगों का नाम भी क्या है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इन्होंने भी भाषा विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए। इस युग में भाषा को अर्जित वस्तु मानकर समाज में उपस्थित भाषिक परिवर्तनों को ग्राही माना गया तथा व्याकरण को प्रमुखता देने की आवश्यकताओं से इनकार किया गया। तो ये महत्वपूर्ण पंक्ति है, इसको याद रखना है। सामान्यतः हम लोग ये मानते हैं कि भाषा का ज्ञान के लिए व्याकरण का एक हमेशा क्या है, बंधा बंधाया रूप होना चाहिए। अर्थात जिस तरह से व्याकरण हमें अलाउ करता है उसी तरह से क्या है, भाषा की संरचना होनी चाहिए। लेकिन इसमें भाषा विज्ञान में ये कहा गया है कि नहीं, व्याकरण को उतना महत्व देने का आवश्यकता नहीं है। ये समाज में जिस तरह का भाषा लोग बोलते हैं है ना, उसी के अनुसार धीरे धीरे क्या किया जा सकता है, इसमें परिवर्तन किया जा सकता है ना, समय के साथ परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर हिंदी भाषा का ही बात करें तो भारत के विभिन्न क्षेत्र में उसमें क्या है, क्षेत्रीय प्रभाव के कारण इसके उच्चारण में, इसके बोलने के ढंग में काफ़ी अंतर दिखाई देता है। आप जानते हैं कि बिहार में कोई व्यक्ति अगर हिंदी बोलते हैं और दिल्ली या हरियाणा क्षेत्र के कोई व्यक्ति हिंदी बोलते हैं तो दोनों के हिंदी में कुछ फ़र्क तो हमें ज़रूर दिखेगा। वैसे ही अगर क्या है, कश्मीर के लोग हिंदी बोलते हैं तो उसमें भी फ़र्क आएगा है ना। वेस्ट बंगाल के लोग अगर हिंदी बोलते हैं तो उसमें भी क्या आएगा, फ़र्क आएगा। तो ये बताया गया कि सब सही है ना। भाषा विज्ञान ये बताया जा रहा है कि सब सही है, ये अंतर आ सकता है ना। तो इन्होंने व्याकरण को प्रमुखता देने की आवश्यकताओं से इनकार किया। इन्होंने ध्वनि और अर्थ को भाषा के क्रमशः बाह्य और आंतरिक अंग के रूप में मानते हुए इसका पृथक अध्ययन पर गौर किया। अर्थात इन्होंने ये माना कि जो भाषा का जो बाह्य तत्व है वो क्या है, ध्वनि है, और जो इसका आंतरिक तत्व है वो उस भाषा का अर्थ है, और इसी को अलग अलग अध्ययन करने पर जोर दिया। ध्वनि का अगर बात करें तो जैसे हम लोग बोले कि क्षेत्रीयता के आधार पर ध्वनि में क्या आता है, अंतर आता है। लोगों का व्यक्तिगत कारण भी होता है कि लोग क्या है, अलग अलग तरह से
इन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं। तो ये सब हो गया बाह्य तत्व। आंतरिक तत्वों का बात करें तो इसमें अर्थ को रखा गया है। भाषाओं का अध्ययन अब पद से आगे बढ़कर वाक्य और वाक्य से भी आगे बढ़कर प्रोक्ति तक पहुंच गया है ना। सामान्यतः हम लोग भाषा का जो एकदम क्या है न्यूनतम या सबसे छोटी इकाई कहते थे, वो किसको कहते थे? तो ध्वनि को, है ना। तो ध्वनि के बाद जो हम लोग अध्ययन करते थे वो है शब्द का, है ना। और यही शब्द जब किसी वाक्य में प्रयुक्त होता है तो उसको क्या कहते हैं? पद। तो पहले ध्वनि का अध्ययन करते हैं, फिर पद का अध्ययन करते हैं, और सबसे बड़ी इकाई हम लोग भाषा का मानते थे वाक्य को। लेकिन अब क्या है, वाक्य से भी आगे, है ना। अब भाषा की जो सबसे बड़ी इकाई है वो किसको माना जाता है? तो प्रोक्ति को माना जाता है ना। तो ये एक नया शब्द जुट गया है। भाषा विज्ञान की पाश्चात्य परंपरा में आधुनिक भाषा विज्ञान के अंतर्गत किसी एक भाषा के अध्ययन के विज्ञान की संकल्पना नहीं है, बल्कि यह भाषा विज्ञान किसी भी भाषा पर समान रूप से लागू है ना। अर्थात इसमें यह ध्यान दिया गया कि हम लोग कोई एक पर्टिकुलर भाषा को न चुनकर क्या है सामान्यतः सभी भाषाओं पर इसको क्या करें? लागू करें। अतः भाषा विज्ञान के अंतर्गत विभिन्न अध्ययन पद्धतियों को अपनाया गया ताकि सभी भाषाओं को अच्छे से समझा जा सके, है ना। जैसे कि ऐतिहासिक भाषा विज्ञान, तुलनात्मक भाषा विज्ञान, वर्णनात्मक भाषा विज्ञान, संरचनात्मक भाषा विज्ञान, व्यवहारिक भाषा विज्ञान। तो इसको हम लोग 1 बाय 1 देख लेंगे, लेकिन अलग वीडियो में। आज का इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कर सकते हैं। साथ ही अगर आप चैनल में नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।